नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब खत्म होने की कगार पर है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जेलेंस्की अब झुक गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जेलेंस्की इस बात के बाद अगर झुकते नहीं कि वो पुतिन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सचमुच में उनका जो कहना है कि विश्व युद्ध शुरू होगा, ये संभावना बढ़ जाएगी। खैर, ये बात रूस और यूक्रेन की है, लेकिन इस युद्ध के पूरे परिवेश में, इस दौर में जो घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है, उस पर नजर दौड़ाया जाना चाहिए, और अगर उसका संदर्भ या प्रसंग भारत से जुड़ा हुआ हो तो उसकी चर्चा जरूरी है। खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, और ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि भारत और चीन के बीच गतिरोध की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी नहीं है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच एक सामान्य राजनयिक संबंध न के बराबर हैं, तो गलवान घाटी प्रकरण के बाद कुछ ऐसी स्थिति चीन के साथ बनी, और स्थिति यहां तक आई कि हमारे सेना प्रमुख को कहना पड़ा कि हम एक साथ दो दुश्मन से एक ही मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसका हर जगह मंडन हुआ, समर्थन हुआ कि हां, भारत कुछ इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है। लेकिन वो क्या ऐसे कारण है जिससे प्रभावित होकर के और जिस पर दबाव बनाए जाने के बाद एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। बड़ी खबर के तहत हम आपको बता रहे हैं कि चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा, 2 दिवसीय भारत दौरा शुरू होने वाला है। चीन के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। गलवान संघर्ष के बाद वो यहां पर आ रहे हैं। 24 मार्च को 2 दिन की उनकी यात्रा शुरू हो रही है। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी सैन्य गतिरोध पर बातचीत हो सकती है। लद्दाख गतिरोध का सौहार्दपूर्ण हल निकाले जाने की संभावना है। ये एवी स्टार न्यूज एक बड़ी खबर के तहत आपको जानकारी दे रहा है, और वो ये है कि अब हो सकता है कि लद्दाख में जो कुछ भी गतिरोध बना हुआ है और एलएसी पर कभी भी स्थिति खराब हो सकती है, इस आशंका में पिछले 1 से सवा साल के दौरान भारत और चीन की जनता आगे बढ़ रही है, और संबंधों में लगातार खटास आती जा रही है। उसमें सुधार की गुंजाइश है। यह विडंबना ही है कि एक तरफ यूक्रेन तबाह हो रहा है, रूस तीसरे विश्व युद्ध शुरू किए जाने की धमकी प्रकारांतर से या परोक्ष रूप से दे रहा है, और उसी दौरान भारत का एक प्रमुख दुश्मन समय की नजाकत को समझते हुए भारत से एक बेहतर राजनयिक संपर्क और संवाद कायम करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। हमें इस सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। इसमें वास्तविक राजनयिक संबंध को बढ़ाने के पीछे वास्तव में चीन का उद्देश्य क्या है, चीन पर किसने दबाव बनाया है, वो कौन से राजनीतिक और राजनयिक और आर्थिक घटनाक्रम हैं, जहां तक वैश्विक मुद्दों की बात है, जिससे प्रभावित होकर के चीन के विदेश मंत्री भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। भारत के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वो मुलाकातों का दौर होगा, विदेश मंत्री से भी बात करेंगे, एक औपचारिक संवाद प्रधानमंत्री से भी संभव है। लेकिन वो बातचीत क्या होगी, इसके बारे में सामान्य अटकलों से अलग हट करके एवी स्टार न्यूज आपके समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे और पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, जिससे आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में उनके यहां आने और बातचीत करने का जो दायरा होगा, जो मुद्दा होगा, वो क्या होगा। हालांकि हम आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी इसके पहले ओआईसी सम्मेलन में पाकिस्तान, जो उनका सरपरस्त, जिनकी सरपरस्ती है, और उस पाकिस्तान के साथ ओआईसी के सदस्य देशों के साथ बेहतर संवाद कायम किया विदेश मंत्री ने। और पाकिस्तान को चीन अपना दूसरा घर मानता है, ये विदेश मंत्री कह भी चुके हैं। दूसरी बात कि भारत की यात्रा पर आने के बाद वो नेपाल की यात्रा पर भी जाएंगे। आप सहज अनुमान लगाइए कि नेपाल के साथ भी इस समय चीन के संबंध बेहतर नहीं है।
भारत के साथ संबंध कितने खराब हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान जरूर चीन के इशारे पर चीन के साथ चल रहा है, लेकिन अब चीन कितने बड़े शर्तों के साथ पाकिस्तान को एड दे रहा है, सहायता दे रहा है, और सी पैक पर वो क्या कुछ कर रहा है जिसके कारण पाकिस्तान के आवाम बहुत नाराज है, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। और श्रीलंका की स्थिति चीन ने क्या बना दी है ये भी किसी से छिपी नहीं है। वो चीन अब भारत के साथ बेहतर संबंध कायम करने की कोशिश कर रहा है। जरा इस मुद्दे को समझने की कोशिश करिए। एक तरफ यूक्रेन और चीन, माफ करिएगा, यूक्रेन और रूस संघर्षरत हैं। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन की सेना एक रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर नाटो और अमेरिका के शह पर आज भी रूस से लड़ते हुए अपने आप को दिखा रही है। और इस लड़ाई में उनके राष्ट्रपति जो वॉर हीरो बताए जा रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि रूस की सेना को समर्पण करना पड़ेगा। जब ये बात वो कहते हैं कि रूस की सेना को समर्पण करना पड़ेगा, तो ये हम सहज हास्यास्पद बयान नहीं कह सकते, हालांकि एक बारगी देखने में हास्यास्पद लगता है। वास्तव में जेलेंस्की को अब भी लगता है कि उनके संबंध नाटो देशों से, पश्चिमी देशों से, अमेरिका से सिर्फ तब तक हैं जब तक वो रूस के खिलाफ एक तरह से वॉर हीरो की तरह खड़े होते हुए दिखाई पड़े। और वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके इशारे पर नाचना उनकी मजबूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो 24 से 48 घंटे से अधिक कीव में जो यूक्रेनी सेना है या कीव के बाहर भी वो रूस के सामने अब टिक नहीं सकती। लगभग 28 दिन या 29 दिन आप कह सकते हैं उसमें प्रवेश कर चुका है ये युद्ध। तो अब ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो पश्चिमी देशों के इशारे पर बनी हुई है, वो बनी हुई दिखाई पड़ रही। उस फोर्स की स्थिति इस कदर मजबूत करना चाहते हैं ये देश कि ये लड़ाई लंबी चले। रूस भी मानने लगा है कि यूक्रेन बर्बाद तो हो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस फोर्स जेलेंस्की के नेतृत्व में लड़ाई को कुछ लंबा खींच सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि रूस को सस्ते दामों पर गोला बारूद या जो भी हथियारों की जरूरत पड़े, खास करके इन्फेंट्री डिवीजन के लिए, वो सस्ते में उपलब्ध हो जाए। क्योंकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, और इस बात की चर्चा ज्यादा नहीं होती, कि रूस अपने दूसरे दर्जे के हथियारों का ही उपयोग कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। वो अपने अव्वल दर्जे के हथियारों का उपयोग अभी नहीं कर रहा है, और वो चाहता है कि चीन के सस्ते उपकरणों का इस्तेमाल करके बदहाल बर्बाद यूक्रेन को और तबाह किया जाए। रूस पर जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है और अमेरिका तमाम दावे कर रहा है कि सिर्फ अब 15 दिन का गोला बारूद या हथियारों का भंडार रूस के पास है, ये अमेरिका की तरफ से है। रूस के साथ जो स्थिति है वो दूसरी है। रूस इस समय चीन का जो सहयोग मिल रहा है उसका फायदा युद्ध में उठाए रखना चाहता है, और चीन का फायदा यह हो रहा है कि जो हथियार या गोला बारूद वो सप्लाई करेगा उसकी एवज में उसको अच्छी खासी धनराशि मिलेगी। और अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए चीन रूस से दोस्ती भी साधेगा और रूस को कृतकृत्य भी करेगा और साथ ही साथ उससे कमाई भी करेगा। लेकिन रूस के तरफ से यह संकेत दिया गया है कि भारत के बिना पर वो चीन से दोस्ती नहीं कर सकता रूस, क्योंकि भारत चीन से कहीं बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर मौजूदा समय में है, और इस स्ट्रैटेजिक पार्टनर को चीन चाहेगा भी तो रूस नहीं खोना चाहेगा, लेकिन रूस दोनों को नाराज भी नहीं करना चाहता। इसलिए जो वार्ता इस दौर में चल रहा है उसके तहत रूस की तरफ से यह संकेत या संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि चीन और भारत दोनों जिस तरह से यूक्रेन के साथ संघर्ष की स्थिति में साथ दे रहे हैं, रूस उन दोनों का सहयोगी और साथी रहेगा। ऐसे में चीन को चाहिए कि भारत के साथ वर्तमान संदर्भों में जो संघर्ष की स्थिति है उसको बेहतर तरीके से सकारात्मक माहौल में सुलझा लिया जाए, सुलटा लिया जाए। चीन भी ये समझता है, ये तो हुई रूस की बात।
चीन भी ये समझता है कि अगर इन परिस्थितियों में वो भारत के साथ संबंध नहीं सुधारेगा तो अमेरिका जिस ताक में बैठा हुआ है कि अगर चीन ने इस तरह से हथियारों की सप्लाई की तो आने वाले समय में वो चीन पर लगाम कसने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई कर सकता है, विशेष करके ताइवान और हांगकांग के मुद्दे पर या साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। क्योंकि अमेरिका इस फिराक में, इस ताक में ही बैठा हुआ है कि चीन कोई गलती करे रूस का खुला समर्थन देने के संदर्भ में और फिर अमेरिका इस पूरी लड़ाई में कूदे। अमेरिका सीधे नाटो के माध्यम से यूक्रेन की धरती पर एंट्री नहीं चाहता, लेकिन अगर रूस को चीन सहायता करेगा तो चीन पर लगाम कसने के लिए या उस पर दबाव बनाने के लिए एक सीमित सैन्य कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। और चीन इस बात को जानता है कि अगर अमेरिका चीन के खिलाफ संघर्ष करेगा, चीन पर लगाम कसेगा, तो भारत के विरोध के बावजूद, क्योंकि आपने बाइडेन का बयान सुना होगा, बाइडेन ने साफ कहा कि पूरी दुनिया हमारा साथ दे रही, लेकिन भारत का जो सहयोग है वो मुझे समझ में नहीं आया। ये बाइडेन का बयान है। इसके बावजूद भी बाइडेन की मजबूरी है कि वो अगर चीन पर लगाम कसेंगे तो भारत जैसे मजबूत देश को वो दरकिरार नहीं कर सकते। और इस बात को चीन का विदेश मंत्रालय या वहां के रणनीतिकार समझ रहे हैं कि उन परिस्थितियों में जब रूस को चीन सप्लाई करेगा हथियारों की और तब अमेरिका चीन पर दबाव बढ़ाएगा, उस स्थिति में अमेरिका भारत को भी समर्थन करेगा और भारत को समर्थन अमेरिका कर रहा है। ये जानते हुए कि अमेरिका का साथ भारत नहीं दे रहा है, भारत अभी रूस के साथ है। और यही भारत की ताकत और भारत की विदेश नीति के जीत का स्पष्ट प्रमाण है कि एक साथ 3 विरोधी भारत का साथ दे रहे हैं। और उसी के तहत जब वांग यी भारत आ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये वार्ता किस मुद्दे पर होगी। वास्तव में एलएसी का एक ऐसा मुद्दा है जो 1962 के संघर्ष से पहले से चीन और भारत के बीच गतिरोध का प्रमुख मुद्दा है। और उस एलएसी की स्थिति यह है कि कहीं भी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है, इसलिए गलवान से लेकर के पैगोंग तक जो भी प्रकरण हुआ, चीन की कुदृष्टि का वो परिणाम था या उसकी वो गलतफहमी थी कि पहले की तरह भारत की सेना सिर्फ एक सीमित प्रतिकार करेगी, लेकिन जब गलवान से लेकर के पैगोंग में उसको बहुत ही कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उसके बाद चीन ये समझ भी रहा है कि अब ज्यादा दिन तक भारत के साथ संघर्ष करके नहीं रहा जा सकता। और उस स्थिति में जब भारत भी ये संकेत दे रहा है कि अगर बातचीत से मामला सुलटे तो वो आगे बढ़ने को तैयार है। हम याद करें, आप जब इसके पहले भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता हुई थी, तब एवी स्टार न्यूज ने आपको विश्लेषण के माध्यम से यह बताया था कि आने वाले समय में चीन और भारत की दोस्ती की कोई शुरुआत हो सकती है। वो वास्तविक शुरुआत होगी ये मैंने नहीं कहा था। वो बात यह थी कि वो शुरुआत ऐसी हो सकती है जिसमें राजनयिक मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़े। और चीन की जरूरत और मजबूरी है, उसका अपना फायदा है कि वो भारत के साथ संवाद कायम करे और एलएसी पर, विशेष करके लद्दाख के पूरे मुद्दे पर एक बेहतर सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े। और इसी के तहत जो सैन्य वार्ता आज से ठीक 10 दिन पहले जब हुई थी, उसमें भारत ने जब स्पष्ट तौर पर कहा कि चीन को उस स्थिति में जाना पड़ेगा जहां पर वो पहले था, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भारत से बातचीत का कोई मतलब नहीं है। सैन्य स्तर की बातचीत में दो टूक इस तरह का जवाब और सवाल भारत अपनी बेहतर स्थिति को समझते हुए कर रहा है और उसी को बेहतर तरीके से राजनयिक मिशन के माध्यम से सॉल्व करने के लिए अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी यहां आ रहे हैं। और खबर यह है कि इसके बाद वो नेपाल भी जाएंगे माफ करिएगा, इसके बाद वो नेपाल भी जाएंगे और वांग यी नेपाल में जाकर के नेपाल के लोगों को एक बेहतर पड़ोसी राष्ट्र के तौर पर, दोस्त के तौर पर ये संकेत तो दे सकते हैं, लेकिन वो वहां ये भी संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भारत के विना पर या भारत के खिलाफ उनकी दोस्ती नेपाल के साथ नहीं है, बल्कि नेपाल और उनका संबंध
दोनों के बीच एक बेहतर सहयोग और संवाद के तहत ही देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वांग यी का भारत आना, इसके बाद नेपाल जाना और पाकिस्तान में ओआईसी सदस्यों के बीच पाकिस्तान से एक औपचारिक दोस्ती की बात करना अब इस बात की ओर संकेत है कि चीन के इरादे चाहे जो भी रहे हों, हालांकि चीन के नियत पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अगर हमारे हित सध रहे हों तो चीन को दोस्त मानने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। और भारत की विदेश नीति में तदर्थवाद के तहत एक स्पष्ट सैद्धांतिक मुद्दे के आधार पर हम, जिसमें पंचशील सिद्धांत भी है, चीन के साथ वार्ता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एबी स्टार न्यूज पर हम आपको वो जानकारी दे रहे हैं जिस जानकारी के आधार पर आप इस पूरे मामले को देख सकते हैं। दूसरी बात, ब्रिक्स एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मंच है जहां पर भारत और चीन दोनों की एक ताकत है। ब्राजील जैसे देश भी उसके सहयोगी हैं। तो उस मंच पर भी बदले हुए आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक, आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक मुद्दे पर जिस तरीके से अमेरिका, रूस और तमाम पश्चिमी देश किसी तीसरे विश्व युद्ध की आहट को टटोल रहे हैं, उस दौर में ब्रिक्स के ये देश किस तरीके से आर्थिक और शांति के मुद्दों को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ें, उसमें चीन और भारत अब एक मंच से एक बात करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि भारत पूरी तरह से सतर्क है कि वो चीन का साथ किस स्तर पर देगा और कहां तक देगा। आज अगर चीन पाकिस्तान को बरगलाने की कोशिश न करे और एलएसी पर वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हुए पीछे हटने की कवायद अगर करता है और शांति कायम करने की कोशिश करता है, तो भारत और चीन की दोस्ती पहले भी थी और आज भी है, और आज भी एक सीमा तक दोनों के बीच आर्थिक संबंध हैं। लेकिन बेहतर राजनयिक संबंध और गर्मजोशी का जो एक संबंध होता है वो नहीं है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, उसमें जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस से लेकर के अन्य हर उस मंच पर भारत के साथ साथ चीन भी रूस का साथ दे रहा है, ऐसे में रूस चूंकि भारत का एक बेहतर पड़ोसी रहा है, माफ करिएगा, एक बेहतर रणनीतिक सहयोगी रहा है और पुराना दोस्त रहा है, इसलिए रूस अब ये दबाव बना रहा है कि चीन को भारत के साथ द्विपक्षीय आधार पर बेहतर संवाद कायम करके संबंधों को सुलझाना चाहिए। और भारत भी कुछ ऐसे राजनयिक मिशन चला रहा है और चीन भी कुछ इसी तरह का सकारात्मक कदम उठाने की सोच रहा है, और उसके तहत वांग यी की ये यात्रा, कोई बड़ा परिणाम तो एक यात्रा में नहीं मिल सकता, लेकिन इतना तय मानिए कि वांग यी की ये यात्रा आगे कुछ बड़े सकारात्मक घटनाक्रम के पृष्ठभूमि तैयार कर सकते हैं या उसकी कोई भूमिका तैयार की जा सकती है। जो भी हो, भारत और चीन भले ही अभी एक प्रतिस्पर्धी हैं, प्रकारांतर से प्रतिद्वंदी हैं, और पिछले 1.25 साल से अधिक समय से तो दोनों दुश्मन हैं। दो दुश्मन भी समय की नजाकत को समझते हुए अपने अपने हितों को साधने के लिए वार्ता में क्या कुछ पहलू और मुद्दे सामने रख सकते हैं और उसके क्या सकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, एबी स्टार न्यूज़ उसकी परख करेगा और आपके सामने प्रस्तुत करने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन इतना तय मानिए कि अमेरिका जिस तरीके से चीन के खिलाफ लामबंदी कर रहा है और बार बार चीन को फटकार लगाते हुए उसे चेतावनी दे रहा है, तय मानिए कि अगर रूस के साथ सैन्य संबंध चीन का बढ़ा इन परिस्थितियों में, जबकि रूस और यूक्रेन संघर्षरत हैं, तो अमेरिका लगाम कसेगा चीन पर, और जब चीन पर दबाव बढ़ाया जाएगा तो चूंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 ऐसे देश हैं जिनको क्वाड का सदस्य माना जाता है, इनका एक सामरिक महत्व है, सामरिक दृष्टिकोण है। उस स्थिति में भारत अगर अमेरिका को कंट्रोल करेगा तभी चीन पर कहर नहीं बरपेगा, अन्यथा जो स्थिति आज जेलेंस्की की जा रही है, हो सकता है
आने वाले समय में अमेरिका चीन के सामने उतनी ही मुश्किलें खड़ा करे। हालांकि जेलेंस्की के यूक्रेन और शी जिनपिंग के चीन में बड़ा अंतर है, क्योंकि चीन के ताकत पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सैन्य रूप से अमेरिका की ताकत के सामने चीन की कोई ताकत उतनी बड़ी नहीं है। हालांकि चीन भी एक परमाणु संपन्न, बेहतर मैकेनाइज्ड तरीके से आर्मी से सुसज्जित है, लेकिन अमेरिकी सेना बहुत ही ज़्यादा प्रौढ़ है, उस स्थिति में ज़्यादा परिपक्व है। और उस दौर में जबकि ताइवान और हांगकांग को लेकर के ढेर सारे मुद्दे चीन अपने हिसाब से उठा रहा है, उस स्थिति में अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। हालांकि वो स्थिति भी विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी हुई दिखाई पड़ सकती है, लेकिन उन सब से बचने का रास्ता भारत ही निकाल सकता है। इसलिए इस दौर में कि जब वो खतरा आए, उसके पहले चीन भारत से संबंध सुधारने की बड़ी कवायद शुरू कर चुका है। एवी स्टार न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।